आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर से अवाम का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों की खराब हालत और कुलगाम में करोड़ों बरस पुराने फॉसिल साइट की खोज। पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को अपनी गुलामी में रखना चाहती है, जिसके लिए वो मुसलसल अवाम पर तशद्दुद का सिलसिला जारी रखे हुए है। यहाँ इंसानी हुकूक की पामाली का मामला भी इंतहाई संगीन है। ऐसे में अवाम का मुखालफत करना तो लाजमी है। जिस खित्ते में आज तक साफ और शफाफ इलेक्शन तक नहीं करवाए जा सके, वहां बेहतर हुक्मरान का इंतखाब तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए अवाम में न सिर्फ हुक्मरानों बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ शदीद गुस्सा पाया जाता है, जिसकी बानगी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अक्सर देखने को मिलती है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने हमेशा से ही नाम निहाद आजाद कश्मीर के लोगों के लिए आंखों में धूल झोंकने जैसा काम किया है। हर दिन नया पैंतरा, हर रोज नया हरबा। नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम के साथ अव्वल दिन से ही पाकिस्तान इम्तियाजी सुलूक बरतता आया है। शुरुआत में इन पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा जमाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के वसाइल पर काबिज हुआ। उनके साथ इंसानी हुकूक की जमकर पामाली की गई। खित्ते में काफी अरसे बाद अवाम को वोटिंग का हक तो जरूर मिला, पर वहाँ भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। इख्तिदार पर बंगले और गाड़ी की ख्वाहिश रखने वाले लीडरान ही काबिज हुए। अभी जो इलेक्शन यहाँ पे हुआ आजाद कश्मीर के अंदर, हमने उसके खिलाफ भरपूर जो हम आवाज बुलंद कर सकते थे, हमने वो आवाज बुलंद की। आप बहुत सारे लोगों ने, इस रियासत के लोगों ने उनके बैलेट पेपर बड़े जाके बरादरियों के नाम पे उन्होंने ब्लैकमेल किया लोगों को, उनको वोट दिए, और आप देख रहे कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो सब सिर्फ इस हद तक है कि उनको एक गाड़ी मिल जाए, गाड़ी के ऊपर एक झंडी भी लग जाए और ढोल बाजे के साथ वो अपनी बरादरी के अंदर वापस आ जाए और कहें देखिए जी हम जो है वो वजीर बन गए हैं, देखिए जी हम मुशीर बन गए हैं। पाकिस्तान हुकूमत नाम निहाद आजाद कश्मीर में कई सालों से इंतखाबात करवाने का दिखावा तो कर रही है, लेकिन खुद पाकिस्तान में आम इंतखाबात के दौरान भारी धांधलियों की एक तारीख रही है। खुद मौजूदा पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के इख्तिदार में आने के पीछे इंतखाब में हुई धांधलियों को लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने लंबे वक्त तक एहतजाज किया था। ऐसे में नाम निहाद आजाद कश्मीर में भला साफ इंतखाबात कैसे हो सकता है और कैसे इसे बेहतर रहनुमा मिल सकते हैं। हम इसे हिस्से के लोगों को इलेक्शन के अंदर जो है वो उनको मुंतखब करके ये असेंबली जो बेहतियार असेंबली जो पपिट्स के साथ भर दी गई है, माजरत चाहूंगी अगर कोई लफ्ज बुरा लग जाए, बेहतियार असेंबली के अंदर जो नुमाइंदे भेजे हैं वो उनकी आप पकड़ने लगे हुए हैं। हाल के कुछ बरसों में नाम निहाद आजाद कश्मीर में एक नई बात सामने आई है। अब यहाँ पर लोग बेधड़क पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो लोग अब पाकिस्तान की हर साजिश का जवाब सख्ती से दे रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया भर के सामने अपना सॉफ्ट चेहरा दिखाने और लोगों को आज़ादी देने के ढकोसले में लगा हुआ है, लेकिन अवाम जानते हैं कि सिर्फ नाम में आज़ाद लफ्ज भर जोड़ देने से हकीकत नहीं बदल जाती। इसलिए वो कौम परस्तों की रहनुमाई में सवाल पूछ रहे हैं।
کہ آخر آج تک پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ میں زندہ ہوں تو میں مر جاؤں تو میری قبر پہ لکھنا، میرے خون سے لکھنا۔ یہ آزادی کی تحریک آپ کے لیے ہے، آپ کے مفاد کے لیے، آپ سب کی لڑائی، آپ سب کے اجتماعی حقوق کی لڑائی ہم لڑتے رہے، اور اس کی گواہی یہ مظفر آباد کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو لیڈر ہیں وہ دیتے رہے۔ سردار قیوم نے کہا کہ اگر نیشنلسٹ نہ ہوں تو ہمیں پاکستان کھا جائے۔ نوجوانوں سن لے، اگر حق ہے یہ تو سلطان کے بولو، سلطان کے بولو۔ قوم پرست لیڈران یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی حکمرانوں کی نیت اس خطے کو لے کر ہمیشہ سے ہی دوہری رہی ہے۔ یہاں کسی طرح کی کوئی بغاوت نہ ہو، اس کے لیے ایک طرف بڑی تعداد میں پاکستانی فوج اور ایجنسیاں تعینات ہیں، دوسری جانب پاکستانی سیاستداں عوام کو اقتدار پر سالوں سال قابض رہنے کے لیے مہرے کے طور پر استعمال کرتے آئے ہیں۔ ترقی کے نام پر ان سے ووٹ لے لیے جاتے ہیں، لیکن کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ نام نہاد آزاد کشمیر کے نوجوان احساس محرومی کا شکار ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود وہ نوکری اور روزگار کا تصور نہیں کر پاتے، اس لیے عوام میں پاکستانی حکمرانوں سے لے کر فوجیوں تک کے خلاف غصہ پایا جاتا ہے۔ انقلاب کی راہ ہماری ہے، آزادی کی راہ ہماری ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں یہ احتجاج منظم کرنے کی کوشش کریں، کوئی فورم بنائیں، نوجوان اس کو آرگنائز کریں، اور ہر علاقے، ہر شہر، ہر محلے، ہر گاؤں سے یہ آواز جانی چاہیے، جائے گی۔ آپ کے پاس ایسے ٹولز موجود ہیں جو آپ کی آواز ہر جگہ پر پہنچائیں گے۔ واللہ میں جو ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ صرف آپ سے نہیں بات کر رہا ہوں، اور بھی بہت ہزاروں لوگ ہیں جو ہمارے پاس میڈیم ہے، ہم ان تک یہ بات پہنچائیں گے، ان تک پہنچے گی، وہ بھی سنیں گے۔ ان سارے لوگوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں باہر نکلیں۔ اپنے حقوق مانگتے مانگتے یہاں کے عوام کو 7 دہائیاں گزر گئیں، لیکن اصل معنی میں یہ انہیں کبھی حاصل نہیں ہوئے۔ یہاں کے عوام اب سمجھ گئے ہیں کہ جس پاکستان میں 80% آبادی غربت ریکھا سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، وہ پاکستان ان کے لیے کیا کر سکے گا۔ آج پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہے، کسی بھی وقت غصے کا غبار پھوٹ سکتا ہے، اور ایسا محض مظفر آباد، میرپور اور راولہ کوٹ جیسے شہروں میں نہیں، بلکہ دور دراز والے علاقوں میں بھی ہے، جہاں پاکستان مخالف جذبات بھڑک رہے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا۔ یہاں موجود قدرت کی بے پناہ خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک اور بیرونی ممالک سے لوگ راغب ہوتے آئے ہیں۔ وادی سمیت جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں ایسے بہت سے مقامات موجود ہیں جو دنیا کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں اور انہیں سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ان میں خوبصورت مناظر سے لے کر تاریخ کے طلسم میں اوجھل ہو چکے اہم ترین مصنوعات تک شامل ہیں۔ حالیہ دنوں کلگام میں اہربل جھرنے کے پاس فوسل سائٹ کی کھوج ہوئی ہے، جسے تاریخی لحاظ سے کافی اہم مانا جا رہا ہے، اور یہاں پائے گئے نمونوں کی جانچ پڑتال کا کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ پیش ہے ہماری رپورٹ۔ ہمالیہ کی گود میں وادی کے مختلف علاقوں میں قدرت کے کیسے کیسے راز پوشیدہ ہیں، ان کا جواب وقت کے ساتھ ہی مل سکتا ہے، بشرطے کہ انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ جیسا کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 2 لیکچرار ڈاکٹر رؤوف حمزہ اور منظور جاوید نے کلگام میں واقع اہربل واٹر فال کے پاس ایک بہت بڑے فوسل سائٹ کو دریافت کیا ہے۔ اس میں 48.8 کروڑ سے لے کر 35.4 کروڑ سال پرانے جنگلی حیات کے الگ الگ قسم کے فوسلز موجود ہیں، جو کہ عام انسان خاص طور سے تاریخی وراثت کو جاننے میں دلچسپی رکھنے والوں کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لحاظ سے کافی اہم ہیں۔
एक हफ्ता पहले हम अरबल आए थे, तो हमने कुछ फॉसिल सैंपल्स यहाँ पे देखे और हमें लगा कि ये बहुत पुराने हैं। और थोड़ा सा प्रिलिमिनरी रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला है कि ये इनकी जो एज है वो लगभग 400 मिलियन ईयर्स है, 400 मिलियन ईयर्स या इससे भी ज़्यादा। तो इसमें हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म्स पाए गए हैं इन फॉसिल्स में, जैसे ब्रैकियोपॉड्स हैं या एंसेस्टर्स ऑफ सी स्कॉर्पियन हैं, ब्रायोजोवन्स हैं। इंसान के इस जमीन पर पैदा होने से भी बहुत पहले अनवा अक़साम के जानदार कुर्रे अर्श पर पाए जाते थे, जिनके निशान फॉसिल की शक्ल में आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दिखाई दे रहे हैं। इन जानदारों के बारे में जानने और समझने के लिए महकमा आसार कदीमा जमीन की खुदाई का सहारा लेता है और इनका बारीकी से मुआयना करता है, जैसा कि कुलगाम में देखने को मिला। यहाँ तलाश करने में आर्काइव, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दीगर तमाम मुताल्लिका महकमों के माहिरीन की टीम ने शिरकत की। मुज़ाकिरात के दौरान दोनों असातिज़ा ने बाज़ाब्ता पावर पॉइंट्स के जरिए तफसील से बयान किया। हमने अभी तक पाया कि ज्यादा एनिमल ही है इसमें, प्लांट्स थोड़े कम ही, प्लांट फॉसिल्स थोड़े कम ही मिलते हैं। तो अर्लियर जो हमने इसमें रिसर्च की, इसमें ये लगता है हमें कि ये बहुत पुराने हैं, लगभग 50 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स हैं। जिला कुलगाम में जिंदगी की शुरुआत से जुड़ी जानकारियों के बारे में तफसीली मालूमात हासिल हो सके, इसके लिए यहाँ मौजूद चट्टानों पर पाए गए फॉसिल्स की कार्बन डेटिंग जांच कराने का फैसला लिया गया और इसके नमूनों को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेजना तय किया गया है। ऐसी उम्मीद है कि इस जगह पर और भी फॉसिल्स मौजूद हो सकते हैं। इसके लिए पूरे इलाके में बारीकी से तलाशी मुहिम जारी रखनी चाहिए। जो एक प्रिलिमिनरी नज़र जो हमने भी देखा, थोड़ी सी बॉटनी या ज़ूलॉजी हमने भी कुछ पढ़ी है, उसके हिसाब से लगता है कि बहुत पुराने फॉसिल्स हैं और ऐसे फॉसिल्स हैं जिनकी मुझे लग रहा है कि शायद ही मैंने कहीं इतने साफ और सुथरे और इतने खूबसूरत प्रिंट में कहीं ही देखे हों। जो ये फॉसिलाइज हो चुके हैं रॉक्स में, मुझे लग रहा है कि आगे चलकर एक बहुत बड़ा फील्ड खुल चुका है आगे आने वाले रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, कि जो यहाँ पर इनको ओपन में भी और फिर जब इसके बाद इसमें बाज़ाब्ता तहकीक होगी, तो मुझे लग रहा है कि जहाँ ये दरिया है, दरिया से लेकर ऊपर तक काफ़ी कुछ, मुझे लग रहा है कि आने वाले कई 100 सालों तक लोगों को यहाँ पर मटीरियल रिसर्च के लिए अवेलेबल है। श्रीनगर से तकरीबन 75 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े अहरबल वाटरफॉल पीर पंजाल के पहाड़ों में देवदार पेड़ों की घनी वादी में आबाद है, जो सयाहों की कशिश का मरकज है। ऐसे में इतने बड़े फॉसिल साइट का दरियाफ्त होना इस इलाके में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलने के इम्कानात की तरफ इशारा करता है। आने वाले वक्त में यहाँ ऐसी नायाब तारीखी विरासत को देखने और इसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए काफी तादाद में आम लोगों के अलावा मुहक्किकीन के पहुँचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। शेर नादिर शाही ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक नन्हा बच्चा अपने खाने पीने का इंतजाम करने के लिए जगह जगह से रद्दी इकट्ठा करके बेच रहा है। ये बच्चा मजदूरी करता है। इस वक्त बच्चों के इदारे कहाँ हैं? सिंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुजफ्फराबाद के अवाम ने पाकिस्तानी फौज की जानिब से जबरन जमीनें हथियाने के खिलाफ एहतजाज किया। सराय, चारोटा, हरियाला, बतिंगी, पंजग्रान और आसपास के इलाका मकीनों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज का जमीनों पर कब्जा करना माहौलियाती तवाजुन, आबादी और रोजी रोजगार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। गिलगित एंड बल्तिस्तान न्यूज ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को लेकर
गिलगित बल्तिस्तान के सहाफियों ने इस बिल को खबरों पर कंट्रोल करने वाला बताते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पुंछ ने ट्वीट किया है कि कौमी मंसूबे आयुष्मान भारत के तहत डॉक्टर और पेशेंट के बीच कायम टेली मेडिसिन सिस्टम ई संजीवनी के तहत मरीज ऑनलाइन डॉक्टर से मशविरा ले सकता है। ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी के जरिए कोई भी शख्स सेहत से मुताल्लिक सलाह और दवाइयां हासिल कर सकता है। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर की बेटियों को सलाम, जिन्होंने अपने सराहनीय काम से पूरी वादी को फख्र महसूस कराया। एहसास कश्मीर ने वादी की खूबसूरत तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि सूरज और उसकी रोशनी को बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि कोई उन्हें देखे या ना देखे। ये इसी तरह दिलकश रहेंगे, तो आप भी सूरज की तरह रहें और जगमगाते रहें। गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों की खराब हालत किसी से छिपी नहीं है। शहरी इलाकों की सड़कें भी यहां बेहद खस्ता हाल हैं। वैसे कहा जाता है कि सड़कें किसी इलाके की तरक्की का पैमाना होती हैं। अगर इस लिहाज से आंका जाए तो साफ पता चल जाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान कितना पिछड़ा हुआ है। शहरी और देही इलाकों की तो बात ही छोड़िए, यहां तो हाईवे और कौमी शाहरा भी खस्ता हाली का शिकार हैं। चाहे तारीखी रास्ते हों या फिर बाहरी इलाके की सड़कें, सभी की सूरत हाल कमोबेश एक जैसी है। यहाँ ना तो कभी सड़कों की बेहतरी की कोशिश की गई और ना ही कभी इसे अवाम का मुद्दा समझा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ की सड़कों की मरम्मत हुए कई दहाई का अरसा गुजर चुका है। कुछ रास्तों की तारीखी अहमियत होती है, जबकि अपने घर के आसपास मौजूद रास्तों पर सफर करना अवाम की रोजमर्रा की मजबूरी है। यहाँ का तारीखी काराकोरम शाहरा, जिसे बड़बोले पाकिस्तानी सियासतदान 8वां अजूबा भी मानते हैं, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से अक्सर ब्लॉक रहता है। खस्ता हालत के मद्देनजर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई हाईवे है। जब हाईवे का ये हाल है तो गली मोहल्लों की सूरत हाल का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। गिजर के बसरेत वैली की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ खराब सड़कों की वजह से आवाम को बहुत से मसाइल दरपेश हैं। 700-800 घराने रहते हैं, इनके लिए ये रोड यहाँ तकरीबन 27-28 किलोमीटर रास्ता है, ये बिल्कुल कच्चा है। लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ है। अगर कोई बीमारी हो गई तो लोग यहाँ मजबूरन रह जाते हैं और इंतज़ार में पड़े रहते हैं। बहुत मसाइल है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारा अपील है, गुजारिश है कि इस रोड को कुशादा करे और पक्का करे। खराब सड़कें अपने साथ लेकर आती हैं मुसीबतें और हादसे। गड्ढे से भरी हुई सड़कों पर ड्राइव करते हुए अगर गाड़ी खराब हो जाए तो ना तो मैकेनिक मिलता है और ना ही कोई वर्कशॉप। ऐसे में सयाह, ट्रक ड्राइवर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग परेशानी का शिकार होते हैं। उन लोगों को तो ज्यादा ही मुश्किल होती है जो इलाके में नए होते हैं। इसके अलावा खवातीन और बीमार अफराद को भी काफी दिक्कतों का सामना रहता है। कभी बीमार खराब सड़कों की वजह से वक्त रहते हुए अस्पताल नहीं पहुंच पाते, तो कभी तालिबे इल्मों को स्कूल पहुंचने में देरी होती है। जब यहाँ कोई बीमार होते हैं तो उसको फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाने के लिए बहुत मुश्किलात के सामने। सर्दियों में जब यहाँ सर्दी पड़ती है और बर्फ़ ज़्यादा होती है तो यहाँ रोड बंद होता है, तो इसलिए बीमार हजरात को अस्पताल तक पहुँचाने में मुश्किलात का सामना है। खराब और नाकिस किस्म की सड़कों की सबसे अहम वजह है बदउनवानी का निज़ाम। यूं तो गिलगित बल्तिस्तान के हर महकमे में बदउनवानी का बोलबाला है, लेकिन रोड और ट्रांसपोर्ट महकमे में ये कुछ ज्यादा ही नजर आता है। रिश्वत की बिना पर माफिया किस्म के ठेकेदार सड़कें बनाने के टेंडर हासिल कर लेते हैं और फिर अपनी मनमानी करते हैं। कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन इस खित्ते में ये कहावत उल्टी मालूम पड़ती है। यहाँ तो ऐसे रिश्वतखोर अफसरों और ठेकेदारों के हाथ ही
बेहद लंबे दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अगर एक हुकूमत के दौर में किसी सड़क की तामीर का काम मंजूर हो जाता है तो दूसरी हुकूमत आते आते उस मंसूबे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बसरेत का रोड बहुत तंग है, बहुत कच्चा रोड है, कहीं से सैलाब आता है तो हम खुद उस रोड को साफ करते हैं, निकालते हैं, गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। तो इसलिए इस रोड को पक्का करना चाहिए और आवाम के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत मुश्किल है इस रोड के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के साथ मसला ये है कि यहाँ चाहे जिस भी पार्टी की हुकूमत रही हो, चाहे जो भी हुक्मरान इख्तिदार की मसनद पर बैठा हो, उसे सिर्फ ज़ाती मफाद से मतलब रहा है। अवाम की फलाही किसी भी हुकूमत का एजेंडा नहीं रही है, चाहे मुस्लिम लीग हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सभी का दामन दागदार रहा है। और अब जबकि तहरीक इंसाफ पार्टी का दौर चल रहा है तो हालत कमोबेश वैसे ही बने हुए हैं। बेहद मिलावटी और नाक़िस किस्म के मटीरियल का इस्तेमाल करके सड़क बनाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसी जमाने में ये इंतहाई खूबसूरत और पुख्ता रोड हुआ करता था। इस शहरा पे लोग ड्राइविंग सीखने के लिए आते थे, इतने खूबसूरत रोड हुआ करते थे। ताहम 2010 और 2015 के जो फ्लड में ये रोड मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गया। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की गुलामी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। यहाँ तामीरी काम पूरी तरह से रुक गए हैं। जब अवाम खराब सड़कों के बारे में हुक्मरानों से सवाल पूछते हैं तो वो बगले झांकने लगते हैं। लोगों का कहना है कि बड़े काम की बात छोड़िए, यहाँ तो सड़क जैसे छोटे काम ही नहीं मुकम्मल हो पा रहे हैं। ऐसे में भला हुक्मरानों से क्या तवक्को रखी जाए। गिलगित बल्तिस्तान से एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के जर्रे जर्रे को कुदरत ने अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। इसके साथ बरसा बरस से चली आ रही सकाफती विरासत अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है, जिसकी तरफ लोगों को रागिब करवाने के लिए इंतजामिया की जानिब से वक्तन फवक्तन कल्चरल और टूरिज्म से जुड़ी सरगर्मियों का एहतमाम करवाया जाता रहा है। इस कड़ी के तहत राजौरी में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 2 रोजा मेगा कल्चरल कम टूरिज्म प्रमोशन फेस्टिवल मुनक्किद किया गया, जो कि डोगरी, पहाड़ी और गोजरी जैसे मकामी सकाफत को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम है। यह है राजौरी का PWD डाक बंगला। यहाँ जिला इंतजामिया, महकमा सयाहत, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के मुश्तरका ताउन से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 2 रोजा मेगा कल्चरल कम टूरिज्म प्रमोशन फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसका मकसद कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के साथ साथ मकामी सकाफती तमद्दुन और सयाहों की आमद को बढ़ावा देना था। यहाँ लोग मुख्तलिफ स्टेटों से आए हैं और बाकी अर्जाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे वहाँ से लोग आए हैं। यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए था और कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का मैसेज देने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम की शुरुआत रंगारंग रक़्स व मौसीक़ी से की गई। इसमें जम्मू, पुंछ, उधमपुर, डोडा, रामबन और कश्मीर के दीगर इलाकों के फनकारों और गुलकारों ने शिरकत की। इनके साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के फनकारों ने भी अपने बेहतरीन फन का मुजाहिरा करके सामीन का दिल जीत लिया। काबिल गौर है कि शिरकत करने आए फनकारों का भी मानना है कि इंतजामिया की जानिब से की गई ये कोशिश कदीम सकाफत को फरोग देने और लोगों को एक दूसरे की सकाफती विरासत को करीब से जानने समझने के लिहाज से काफी अहम है।
ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی جانب سے ان کو الگ الگ جگہوں سے بلایا گیا ہے اور ہم نے آپس میں تمام آرٹسٹوں نے مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی ثقافت کو، تہذیب کو، تمدن کو پرکھنے کی اور ان کو جانچنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے ایک دوسرے میں مل گل کر، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھدرواہ میں اگر کوئی زبان بولی جا رہی ہے وہاں کا تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے، وہی پنچ والوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے، وہی راجوری والوں کو بھی، اور اسی طرح سے یہ جو کلچر ہے، یہ تہذیب ہے ہماری، اسی طرح ثقافت جو زندہ رہنی چاہیے، زندہ رہنے کے لیے یہی ایک مین ہمارا یہ ہے کہ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں، اس طرح کے پروگرام جو ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے منعقد ہوتے رہیں تو یہ ہمارے لیے سب کے لیے بہت اچھا ہے۔ راجوری میں منعقدہ کلچرل پروگرام میں لوگوں کو راغب کرنے کے لیے مختلف اسٹالز لگائے گئے۔ ان میں ناظرین کے لیے دستکاری کے مصنوعات سے لے کر مختلف حکومتی اسکیموں سے متعلق اہم جانکاریاں پہنچانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں شامل لوگوں کو دستکاری کی وراثت کے بارے میں جاننے اور اپنے پسندیدہ مصنوعات خریدنے کا موقع فراہم ہوا۔ یہ ایک یونٹی کا پیغام ہے اور ہمارے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے کہ آنے والی جو ہماری جو جنریشن ہے اور جو ہمارے ابھی کے پریزنٹ لوگ ہیں وہ دیکھ سکیں کہ کتنی بیوٹی ہے ہمارے کلچر میں، کتنی ورائٹی ہے، اور آن دا ہول ہولسٹیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونٹی کا ایک میسج جو ہے وہ ہم لوگوں کو اس کے تھرو جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہاں پہ پبلک جو ہے وہ پریزنٹ ہے، کافی دور دراز طرف سے لوگ آئے ہیں، جگہوں سے لوگ آئے ہیں، تو یہاں پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس نے اپنے جو کلچر ہے، اپنے جو ساری پروڈکٹس ہیں، اپنی جو اسکیمس ہیں، ان کا بھی پروموشن کیا ہے تاکہ جو بھی یہاں پہ وزٹرس ہیں وہ دیکھ سکیں کہ ڈپارٹمنٹ کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کیا اسکیمز جو ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے جو گورنمنٹ ہے وہ لے کر آتی ہے۔ راجوری ضلع انتظامیہ کا یہ پروگرام لوگوں کو جوڑنے اور اس کے ذریعے معاشرے کے تمام لوگوں تک مثبت پیغام پہنچانے میں کافی کارآمد ثابت ہوا ہے۔ اس میں موجود لوگوں نے نوجوان نسل کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے عہد اٹھایا۔ لوگوں نے امید ظاہر کی کہ مقامی سطح پر تہذیبی وراثت کے تحفظ اور سیاحت کو فروغ دینے والے انتظامیہ کی جانب سے ایسی تقریبات مستقبل میں مزید منعقد کی جاتی رہیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاح یہاں پہنچ کر قدرتی خوبصورتی کا لطف اٹھا سکیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔